नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात में खबर वो जो देश के हर उस माता पिता से जुड़ी है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। आप अपने बच्चों को बस से स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूल की लापरवाही से वही बस बन जाती है कातिल बस। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्कूल बस में चौथी कक्षा में पढ़ने वाले मासूम की जान चली गई। स्कूल की लापरवाही ने कैसे छीन ली एक मासूम की जिंदगी, पहले ये खबर देखिए, फिर आपको स्कूल बसों की पड़ताल दिखाएंगे। वो बिल्कुल आंखों से आंसुओं का सैलाब, पूरा सर फटा हुआ है मैम उसका इस साइड से। जुबां पर सवाल ही सवाल और स्कूल पर भरोसे का अफसोस। मैंने तो बहन के भरोसे भी नहीं छोड़ा इसे। क्या कर दिया मैंने? नहीं होनी थी वो बिल्कुल। जिस लड़के को मां ने सुबह तैयार करके स्कूल भेजा था, उसी मासूम के शव के सामने शाम से मां बिलख बिलख कर रो रही है। मैंने बस लगाई, इससे वो आएगा। मुझे क्या पता इससे और मासूम को गवा चुके पिता के गम के आगे उनके आंसुओं का सैलाब भी शून्य नजर आ रहा है। तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मोदी नगर की है, लेकिन इस माँ पिता के दर्द को हर वो माता पिता महसूस कर रहे हैं जो हर सुबह उंगली थामे अपने मासूम बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने आते हैं। मैंने तो बहन के भरोसे भी नहीं छोड़ा इसे। क्या कर दिया मैंने? जैसे बुधवार की सुबह 11 साल का अनुराग नेहरा स्कूल बस में सवार होकर दयावती मोदी पब्लिक स्कूल के लिए निकला था, लेकिन हर रोज की तरह दोपहर में जब अनुराग की मां उसकी राह ताक रही थी तो खबर आई कि अनुराग कभी घर नहीं लौट पाएगा। बताया जा रहा है कि बस में सवार अनुराग का सिर खिड़की से बाहर था। बस तेज रफ्तार में थी और इसी दौरान उसका सिर काफी जोर से खंबे से टकरा गया। सर हमारा बच्चा सुबह ठीक ठाक आया, गाड़ी में बैठ कर आ रहा था। गाड़ी में बैठ कर आने के बाद में यहाँ पे बता रहे हैं कि उसने सिर बाहर निकाला पोल से, उसको वोमिटिंग बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का, और सिर पोल से टकराया उसका। ये जीवन हॉस्पिटल लेकर गए, जीवन हॉस्पिटल में कुछ नहीं बताया इन्होंने, हम लोगों को ऐसी परेशान कर रहे। और अब पहुँचे हैं तो जाके जो है वो इतना एक्सपायर हो चुका था। हादसा कितना भयानक था इसकी गवाही दे रही है लहूलुहान हुई बस की ये तस्वीरें, जो बिना ब्लर किए हम आपको नहीं दिखा सकते। मासूम की दर्दनाक मौत की खबर मिलते ही परिजन और पड़ोसी स्कूल पहुंचे। गुस्साए लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। मासूम के परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन हादसा होने के 2 घंटे बाद भी बच्चे को अस्पताल नहीं ले गया। कहते हैं प्रिंसिपल का रोल नहीं है। हमारा बंदा 45 मिनट तक हमारा बच्चा वहाँ तो स्कूल में रहा। क्या उसका फर्स्ट एड नहीं मिलनी थी? पहले देखा कि कौन लेके जाए बच्चे को। जब वो मलिया जब उसे लेके गए फर्स्ट एड दिलवाने के लिए। स्कूल प्रशासन की लापरवाही मासूम के इलाज में देरी तक ही सीमित नहीं रही। हमारे सहयोगी चैनल एबीपी गंगा के रिपोर्टर ने जब बस की पड़ताल की तो कई लूप होल्स सामने आए। बस की जो गति थी वो काफ़ी तेज़ थी। इन निशानों से आप देख सकते हैं कि ये जो निशान हैं, इन निशान खंबे से किस तरीके से टकराए हैं, यानी तो अग्निशमन का जो सिलेंडर है वो भी इसमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। स्कूल बसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गाइडलाइंस जारी कर चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये गाइडलाइंस कितनी फॉलो हो रही है इसी बस से समझ लेते हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक बस की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पड़ताल में पता चला, आरोप है कि बस की स्पीड मानकों से ज्यादा थी। गाइडलाइंस के मुताबिक खिड़कियों के शीशे के बाहर लोहे की हॉरिजॉन्टल ग्रिल लगी होनी चाहिए, लेकिन पड़ताल में पता चला ग्रिल थी, लेकिन गैप इतना ज्यादा था कि शीशे के बाहर आसानी से सिर निकल गया। गाइडलाइंस कहती है सभी सीटों पर सीट बेल्ट होनी चाहिए, लेकिन बस में सीट बेल्ट नजर नहीं आई। गाइडलाइंस के मुताबिक आग बुझाने का उपकरण होना चाहिए, लेकिन गाजियाबाद के स्कूल की बस से आग बुझाने का सिलेंडर नदारद था।
गाइडलाइंस कहती है बस पर स्कूल का नाम, पता और फोन नंबर लिखा होना चाहिए, लेकिन गाजियाबाद के स्कूल में नाम और पता तो था, लेकिन फोन नंबर नहीं था। आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन मासूम के परिजनों की मांग है कि पूरे स्कूल प्रशासन को सलाखों के पीछे भेजा जाए। इसी मांग को लेकर आज परिजनों ने NH 58 पर जाम किया। प्रिंसिपल को अरेस्ट किया, हमसे बोलते हैं कि इसको जेल भेजेंगे और आज सुबह हमसे कहते हैं हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। एक रात में कौन सा वो हो गया? नहीं है, एक आदमी टेक्निकली जिम्मेदार नहीं है प्रिंसिपल, वो स्कूल का होल सोल है, पैसे जेब में रखता है, लेकिन वो जिम्मेदार नहीं है। हालांकि पुलिस जांच की बात कहकर सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दे रही है। विदिन हाफ एन आवर उनकी अरेस्टिंग भी की थी और ड्राइवर और जो कंडक्टर हैं उन लोग की अरेस्टिंग हो चुकी है, उनको जेल भेजा जा रहा है। अन्य जो भी लोग हैं उसमें अब जांच के उपरांत ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कौन कौन लोग दोषी हैं। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, सभी लोग को हम जेल भेजेंगे। मोदी नगर में स्कूल बस हादसे में मासूम की मौत का संज्ञान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है और जिला अधिकारी से पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तलब की है। गाजियाबाद के मोदी नगर में कल स्कूल बस हादसे में मासूम की मौत के बाद हर माता पिता के मन में एक ही सवाल है कि उनके मासूम कितने महफूज हैं। इस सवाल के जवाब की तलाश करने एबीपी न्यूज की टीम पड़ताल पर निकली। एबीपी न्यूज की टीम ने यूपी के अलग अलग शहरों में स्कूल बसेस की सुरक्षा का जायजा लिया। क्या निकला हमारी पड़ताल में, आप भी देखिए। स्कूल बसों की पड़ताल में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर राजधानी लखनऊ पहुंचे। स्कूल बसों की जांच पड़ताल के लिए संवाददाता अजय दुबे लखनऊ के सेंट फ्रांसिस स्कूल पहुंचे। बस बच्चों को स्कूल छोड़ चुकी थी, इसलिए वहां सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद थे। जब एबीपी न्यूज ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर कंडक्टर से बात की तो उनके दावे आप खुद ही सुन लीजिए। सुरक्षित है बस आपकी बच्ची? आपके बच्चों ने पूरी सुरक्षित है, पूरी सुरक्षित बस। जब निकलते हैं तो सड़क पार आप ही कराते हैं? वो हम ही कराते हैं, घर तक छोड़ के आते हैं सर, हम गेट तक छोड़ के आना हमारा काम है। उससे पहले निकलने नहीं देते ना बस? सवाल ही नहीं सवाल। बस की खिड़कियों पर लोहे की 3 लेयर ग्रिल लगी दिखी। कुछ बच्चे सर भी बाहर निकालते हैं हवा लेने के लिए, कई बार उल्टी भी आती है दूसरे कारणों से। तो ये जो 3 लेयर बैरिकेटिंग है, देख के ऐसा लग रहा है कि अगर निकालना चाहे तो सर तो बाहर इससे नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट एड किट दिखाने को कहा तो कंडक्टर ने ड्राइवर के सिर पर टोपी ट्रांसफर कर दी। फर्स्ट एड किट रखे हुए हैं, चोट कोई लगती है तो दिखाइए फर्स्ट एड किट दिखाइए। और ड्राइवर ने भी पहले तो बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाकर जताया कि फर्स्ट एड बॉक्स है, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो बगले झांकने लगे। कहाँ रखा है फर्स्ट एड किट? रखिए। अच्छा, झोले में गर्म हो गई। निकालिए, दिखाइए फर्स्ट एड किट दिखाइए। नहीं रखिए। बसों की सुरक्षा को लेकर एबीपी न्यूज ने कानपुर में चल रही स्कूल बसों की पड़ताल भी की है। पहले एबीपी न्यूज रिपोर्टर यूनाइटेड पब्लिक स्कूल की बस में सवार हुए और रियलिटी चेक कर डाला। यहाँ पे हम खोल के देखें इसको, फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ दिख रहा है। फिटनेस कब कराई थी इसकी? अभी महीना भर पहले। फिटनेस का कागज कहाँ है? 27 अक्टूबर 2021 का, यानी फिटनेस तो इसकी की गई है और गाड़ी नंबर है UP 78 BN 9492। कानपुर में संतोषजनक स्थिति देखने के बाद एबीपी न्यूज की टीम एक और स्कूल बस का जायजा लेने पहुंची। कितने बच्चे इस बस में जाते हैं? लगभग 20-22 बच्चे होते हैं इसके अंदर। भी बच्चों जैसे कोई एब्सेंट होता है तो हम लोग एब्सेंटेज लगाते हैं ताकि जो भी बच्चे इसमें हो स्कूल के साथ रिकॉर्ड मैच कर लिया जाए। इमरजेंसी गेट आइए दिखाइए आगे इमरजेंसी गेट्स हैं कि नहीं, ओपन हो रहे हैं कि नहीं। कितना गेट है? एक है सब। एक गेट है। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है 30 जनवरी 2022 को। सबसे अच्छी बात यह है कि 30 जनवरी 2022 को रेसिप्ट है, 1 फरवरी 2024 तक का सर्टिफिकेट एक्सपायर करने की डेट है, यानी इस गाड़ी का भी फिटनेस है। मैं टेक केयर करने के लिए टीचर्स भी इस बस में हैं। बैकुंठपुर बिठूर का ये स्कूल है, स्कॉलर मिशन। गाजियाबाद से सटे मेरठ में भी एबीपी न्यूज की टीम ने स्कूल बसों का हाल जाना। रियलिटी चेक के लिए सरस्वती शिशु मंदिर की बस में सवार हुए। बॉक्स है। अच्छा, हाँ जी, कैमरे भी हैं। अच्छा, कैमरे भी लगा रखे? कैमरे भी लगे हुए हैं। अच्छा, कहाँ है दिखा दीजिए। देखिए, ये बता रहे हैं यहाँ बाकायदा कैमरे लगा रखे हैं ताकि हर बच्चे की गतिविधि यहाँ पर कैद हो सके। ये लो सर। अच्छा, इसमें मतलब सारे बच्चों का। अच्छा, कितने बच्चे रोज जाते हैं?
इसमें 40-45 बच्चे जाते हैं। पहली स्कूल बस में नियमों का पालन होता दिखाई दिया तो उसके बाद एबीपी न्यूज की टीम दूसरी स्कूल बस में सवार हो गई और यहाँ रियलिटी चेक में खामियां सामने आने लगी। रजिस्टर होता है या कि भी कितने बच्चे जाते हैं, उनका ब्लड ग्रुप वगैरह वो कहाँ है? वो रजिस्टर जो है वो कल इनकी प्रेजेंट लगा के, क्योंकि वो हादसा हुआ था तो कल स्पेशली वो स्कूल में रख लिया गया था। देश भर में हर सुबह लाखों मासूम बसों में सवार होकर स्कूल के लिए निकलते हैं। पेरेंट्स स्कूल पर भरोसा कर अपने बच्चों को स्कूल बसों में भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद स्कूल बसों में लापरवाही की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कश्मीर के दौरे से पहले आतंकवादी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर दिया है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि कश्मीर घाटी से आतंकियों के स्लीपर सेल का सफाया कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ना एक बात है, आतंकियों से लड़ना एक बात है, मगर आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देना दूसरी बात है। और वो अगर उखाड़ कर फेंकना है तो टेरर फंडिंग की उनकी सारी व्यवस्था को ध्वस्त करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में आ रहे बदलाव की तारीफ की तो दूसरी तरफ घाटी में सेना ने 2 आतंकियों का काम तमाम कर दिया। इसमें लश्कर का एक टॉप कमांडर भी शामिल है। हाथ में हथियार और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आतंकियों से लोहा लेते जवानों की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की है। इसी एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर यूसुफ कंदारू को ढेर कर दिया। यूसुफ की सुरक्षा बलों को लंबे समय से तलाश थी। 12 साल से यूसुफ घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। हाल ही में बडगाम जिले में हुई हत्याओं में यूसुफ का हाथ था। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने इसे बड़ी सफलता बताया है। यूसुफ के एनकाउंटर के बाद भी ऑपरेशन जारी है, जिसमें सेना ने एक और आतंकी का काम तमाम कर दिया। इलाके में अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर है। छिपे हुए आतंकियों में से एक फैसल का परिवार भी एनकाउंटर वाली जगह पर मौजूद है। घर वाले आतंक का रास्ता छोड़ अमन के रास्ते पर आने की अपील फैसल से कर रहे हैं। फैसल भी सरेंडर करने के लिए तैयार दिख रहा है। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान सेना के 4 जवान और एक आम नागरिक घायल हुए हैं। आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होनी है, पर अगले 14 दिनों तक जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। चलिए, कोर्ट की बात तो हो गई, लेकिन इस रिपोर्ट को देख रहे तमाम दर्शकों से सवाल है कि 16 अप्रैल की हिंसा से पहले वो जहांगीरपुरी के बारे में जानते भी थे, या जानते थे तो फिर क्या जानते थे, या फिर कितना जानते थे, शायद थोड़ा बहुत या फिर बिल्कुल नहीं। और आज इसीलिए भारत की बात में हम राजधानी दिल्ली के उस जहांगीरपुरी की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसकी चर्चा पूरा देश कर रहा है। मतलब 82-84 एसपी से है यहाँ पे। 30 साल हो गए हमारी दुकानों की। 35 साल हो गए मैडम, जोड़ लो ना 84-85 से कितना साल हो गया? पहले 15 साल से ये दुकान है, 15 साल से। मेरा जन्म ही यही है। ये यहाँ पर हमें 12 साल हो गया। तो हम दोनों मिल के रहेंगे, क्यों हम लड़ेंगे आपस में? बाहर कोई कुछ भी करे, हम आपस में रहते हैं, हम सब भाई भाई है। ठीक कह रहे हैं ये लोग। ये सालों से मेरे पास ऐसे ही तो रह रहे हैं। मैं यानी जहांगीरपुरी, जिसका नाम आज पूरे मुल्क में गूंज रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जहांगीरपुरी इलाके जहांगीरपुरी हम इस समय जहांगीरपुरी के जहांगीरपुरी में तो हमने सबने इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम जहांगीरपुरी थाने के सामने मौजूद है। हनुमान जयंती के दिन यही हिंसा देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर तक पहुंच गई। बलिया से लेकर बरेली तक और पटना से लेकर पुणे तक हर घर के टीवी पर मेरी ही खबर तो चल रही है। बड़ी खबर से शुरुआत करना चाहूंगा। जिस शोभा यात्रा से दिल्ली की जहांगीरपुरी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा फैली 2 दिन पहले, दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या होता है, दंगा हो जाता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान जिस तरह का हंगामा हुआ, अखबार की सुर्खियां मैं हूं,
और ट्विटर ट्रेंड की लिस्ट में पिछले कई दिनों से मेरा ही नाम है। देश की राजनीति के लिए मेरा नाम इतना जरूरी हो गया है कि किसी भी पार्टी की बात और बैठक मेरे बिना पूरी ही नहीं हो रही। ये विजिलेंटी जस्टिस की एक बेहतरीन मिसाल है कि एक सरकार ये तय कर रही है कि बगैर कोर्ट के फैसले के कि कौन क्रिमिनल है और उसको सजा दी जा रही है। कलेक्टिव पनिशमेंट एक मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जा रहा है। कल जो जहांगीरपुरी में हुआ, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप कोई भी हो, कानून में ये अनिवार्य है कि आपका घर गिराने से पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। लेकिन मेरे यानी जहांगीरपुरी के बारे में आप कितना जानते हैं, ये कहानी उससे ज्यादा है। जितना आपको पता है, कहानी उससे भी कई साल पुरानी है। टीवी पर जब मेरी यानी जहांगीरपुरी की तस्वीरें चलती दिखाई देती हैं, तो आपको संकरी संकरी गलियां दिखाई देती होंगी, आड़े तिरछे मकान दिखाई देते होंगे। हर तरफ बेहद घनी आबादी का ऐसा इलाका दिखाई देता है जहां पर एक के ऊपर एक मकान बने हुए हैं और उन मकानों के बीच सांस लेने तक की जगह नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों से आए लोगों की भीड़ से भरा है जहांगीरपुरी, लेकिन जब पहले किसी का ध्यान नहीं गया तो अब क्यों हिंदुस्तान के जहन से जाने का नाम नहीं ले रहा है जहांगीरपुरी। मेरे नाम की चर्चा 3 वजहों से हो रही है। पहली वजह 16 अप्रैल को हुई सांप्रदायिक हिंसा। दूसरी वजह 20 अप्रैल को बुलडोजर का एक्शन। तीसरी वजह एक्शन के बाद पॉलिटिकल टूरिज्म। 5 दिन पहले यानी 16 अप्रैल की हिंसा के पहले जहांगीरपुरी की पहचान किसी भी शहर के आम इलाके की थी, लेकिन 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाले गए जुलूस में जो हिंसा हुई, उसने मेरे नाम पर दाग लगा दिया। चाचा गलत हो रहा है, चाचा देख रहे हो। हनुमान जी की शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक पर मस्जिद के सामने आकर रुकी। उसके बाद दोनों पक्षों में बहस हुई और फिर बात पत्थरबाजी से होते हुए फायरिंग तक पहुंच गई। छापे पड़े, फॉरेंसिक की टीम पहुंची, नाकेबंदी हुई और उसके बाद शुरू हुआ ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों का दौर। इसके बाद तलाश शुरू हुई थी कि हिंसा के गुनहगार कौन हैं, और इसी बीच जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया और देश में मेरे नाम की गूंज बनी रहने की दूसरी वजह मिल गई। नॉर्थ एमसीडी 9 जेसीबी मशीनों के साथ ठीक वहीं पहुंचा जहां 16 अप्रैल को हिंसा की शुरुआत हुई। सुबह 10:13 पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ और कार्यवाही शुरू होने के ठीक 38 मिनट बाद 10:50 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 7 मिनट बाद यानी 10:57 पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यथास्थिति बनी रहे, यानी बुलडोजर पर ब्रेक लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर 1 घंटा 38 मिनट तक गरजता रहा और दोपहर 12:35 पर रुका। लेकिन तब तक 2 किलोमीटर तक जहांगीरपुरी की गलियों में फैला अतिक्रमण ध्वस्त किया जा चुका था। कहाँ से जाए? एक काम करना, सरकार को बोल दो, हम मुसलमान है ना, हमें लिटा के हमारे ऊपर ही बुलडोजर चलाने के लिए बोल दो, बस यही काम करो आप। दुकान ही तोड़ दी। हाँ, दुकान कुछ भी नहीं बोला कि पहले तो बोलना चाहिए ना, बोलो मेरा कितना सामान है। पहले बोल लेता तो मैं सारा कुछ हटा लेता। अब हम क्या बताएं बहना, ये देखो सब क्या कर रहे हैं। दुकान लगाती हूँ, अभी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पटले खाते हैं, क्या करेगा? कहाँ जाएगा बताओ? कहाँ लेके जाएगा? छोटा सा घर है, उसमें घर में रहेगा कि सामान रहेगा? जहांगीरपुरी के जो लोग शिकायत कर रहे हैं, उसी को तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मुद्दा बना लिया है और अब मेरे यानी जहांगीरपुरी के चर्चा में बने रहने की तीसरी वजह भी देश को दे दी गई है और उस तीसरी वजह का नाम है पॉलिटिकल टूरिज्म। पॉलिटिकल टूरिज्म की शुरुआत सबसे पहले बुधवार शाम AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने की, जो जहांगीरपुरी में उस जगह जाना चाहते थे जहां बुलडोजर चले थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। जो सरासर जुल्म है,
विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है और बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना, इनको नुकसान पहुंचाना, ये जायज बिहेवियर बीजेपी का, आप सरकार का है, मैं इसको कंडेम करता हूं। ओवैसी को तो वापस लौटा दिया गया, लेकिन गुरुवार को कांग्रेस के तमाम नेता दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जो चौक है कुशल चौक, जहां के आगे अतिक्रमण जो है तोड़ा गया था, जहां पे उस समय हिंसा हुई थी, वहां तक जो है उनकी गाड़ी को जाने दिया जा रहा है नेताओं की। तो ये यहां पर जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो इस समय यहां जहांगीरपुरी पहुंच गया है और ये नेता जो है वो यहां से अब आगे की तरफ आएंगे। इनको लाया जा रहा है यहाँ पर जहां अतिक्रमण हुआ था वहां ले जाने नहीं दिया जा रहा है, वहां जाने नहीं दी जा रही है। और दूसरी तरफ जहां पर ये जो कुशल चौक का दूसरा हिस्सा है वहां कांग्रेस के डेलीगेशन को अब वहां ले जाया जा रहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार अभी यहाँ पर बने हुए हैं। अपने कैमरे से हम दोबारा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वो अभी बने हुए हैं और यहाँ से अभी जाएंगे तो नहीं, क्योंकि कोशिश वो कोशिश करेंगे कि यहाँ से आगे बढ़े, अभी मुमकिन भले ही ना हो। गुरुवार सुबह भी वही हुआ जो बुधवार को हुआ। जैसे ओवैसी को वापस जाना पड़ा था, ठीक वैसे ही कांग्रेस के तमाम नेताओं को अंदर नहीं जाने दिया गया। कोई कानून, कोई पॉलिसी और कोर्ट का भी ये स्पष्ट आदेश है। ये मेरे पास में कोर्ट का आदेश है 2019 का, और 2019 के अंदर कोर्ट ने, डबल बेंच ने आदेश दिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और जिसके अंदर बड़ा स्पष्ट ये कहा गया है कि किसी को भी बगैर नोटिस दिए नहीं उसका मकान गिराया जा सकता है। ये कोर्ट के आदेश है जो कि आज मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। जिन लोगों का नुकसान हुआ, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को देखने आए, लोगों को न्याय मिले। देश जाने किस तरह से साजिश इस देश में चल रही है, जिस तरह से देश के अंदर साजिश के तहत जो शांति और सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है, उसको हम देखने की भावना, लोगों से मिलने का एक कार्यक्रम रखा गया है, प्रोग्राम है, कोई ऐसा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। लोगों से मिलेंगे, जो पीड़ित हैं बस चले जाएंगे। उसके बाद मेरा नाम चर्चा में क्यों आया और चर्चा में क्यों बना हुआ है ये आप जान गए, लेकिन मेरी कहानी क्या है, मैं कैसे बना और वो कौन लोग हैं जो जहांगीरपुरी में आकर बसे? ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए कुछ साल पीछे नहीं बल्कि पूरे 47 साल पीछे चलिए। वो साल था 1975 का, जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। यही वो वक्त था जब देश की राजधानी के उत्तर पश्चिम इलाके के 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जहांगीरपुरी को बसाया गया था। ये 1975 का वो दौर था जब इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी सरकार के बेहद अहम फैसलों में शामिल हुआ करते थे। उन्हीं दिनों संजय गांधी के नेतृत्व में राजधानी दिल्ली को सजाने संवारने की एक मुहिम शुरू की गई। इसी मुहिम के तहत दिल्ली के मुख्य इलाकों से झुग्गी झोपड़ी हटाने का काम शुरू हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक उस दौर में मिंटो रोड, मंदिर मार्ग, गोल मार्केट और थॉमसन रोड जैसे इलाकों में सैकड़ों झुग्गियां हुआ करती थी। इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को जहांगीरपुरी और मंगोलपुरी जैसे इलाकों में बसाया गया, जहां छोटे छोटे प्लॉट मकान बनाने के लिए दिए गए थे। एक सर्वे हुआ था 1971 के बाद 1973-74 में, उसमें पाया गया कि 9000 स्लम क्लस्टर्स दिल्ली में आ गए हैं। तो 1975 में जब इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, संजय गांधी का काफ़ी इसमें रोल रहा है, क्योंकि वो काफ़ी पॉलिसीज डिसाइड करते थे कि दिल्ली एक कैपिटल है। डीडीए को ये ट्रांसफ़र कर दिया गया स्लम एंड जेजे विंग कि आप इनको सबको झुग्गी झोपड़ियों को अगले 5 साल के अंदर हटाएं। 1975 से 1980 तक का एक योजना बनी। करीब 4000 एकड़ के करीब लैंड इसमें इस्तेमाल हुई और 10 लाख मतलब 2 लाख प्लॉट्स 10 लाख पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे दिए गए। 21 गज के प्लॉट दिए, 21 स्क्वायर मीटर के। इसमें जहांगीरपुरी एक सबसे बड़ी कॉलोनी थी जिसका एरिया करीब 400 एकड़ था। बेघर लोग अपना मकान बना सकें, इसके लिए इन्हें 22.5 गज के छोटे छोटे जमीन के टुकड़े दिए गए थे। प्लॉट की पर्चियां कटती गईं और बारी बारी लोगों को मिलती गईं। यही वजह है कि जहांगीरपुरी में अलग अलग धर्म, जाति और राज्य के लोग आकर बसे और इसलिए इस पूरे इलाके में हिंदू और मुस्लिम की मिलीजुली आबादी रहती है।
देखो ये एक हिंदू भाई का घर है, हमारा अगर कुछ भी होता है पड़ोसी हिंदू है। जी जी, ये भी सारा लाइन से पड़ोसी, ये देखो भाभी है, वो माँ बना के रखा है। हमारा एक 11 साल का बेटी है, एक दिन से लेके पाल के रखा। अगर हमारा मन में विचार गलत है, हम मंदिर होता, पंडित जी से भी पूछो, अगर मंदिर का कुछ काम होता तो हम मंदिर में भी काम करते। जहांगीरपुरी में जिन लोगों को जगह मिली उनमें से ज्यादातर यूपी, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से आए लोग थे जो रोजगार की तलाश में दिल्ली पहुंचे थे। जहांगीरपुरी नॉर्थ दिल्ली का बहुत बड़ा इलाका है जो करीब 12 ब्लॉक में बटा हुआ है। जहांगीरपुरी का इलाका दिल्ली की 3 विधानसभा में बटा हुआ है, आदर्श नगर, बादली और बुराड़ी। यही वजह है कि जहांगीरपुरी राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बावजूद इसके जहांगीरपुरी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ये इलाका छोटे बड़े अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन कर रहा था, उसमें ज्यादातर दुकानें कबाड़ की थीं। जहांगीरपुरी में बड़े स्तर पर कबाड़ का काम होता है और इसी कबाड़ के धंधे के लिए जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार पश्चिम बंगाल के हल्दिया से दिल्ली पहुंचा था। बुधवार को जहांगीरपुरी दंगे पर एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में एक पक्ष ने अंसार पर सट्टेबाजी और वसूली जैसे धंधों में रहने के आरोप लगाए थे। तो अंसार को आप लोग पहले से जानते तो? हाँ, अंसार को तो हम पहले से जानते हैं, शिवलक का भाई है। क्या है वो, इतना अमीर कैसे हो गए? उसकी जो फोटो आई है शराब की बोतल के साथ, सब चलता है उसी का, वहाँ का राज है काम, सट्टे का काम है। वहाँ पे जितने ठेले लगते हैं सब में वसूली उसका, हर जगह से कमीशन आता है, बंदों को डरा के लेता है, वसूली लेता है। जितने भी बड़े बड़े जहांगीरपुरी में है रिच बंदे, उनसे भी लेता है। ठेके में से भी लेता है। दबदबा उनका ही बना रखा उन्होंने, दबदबा उसको। अंसार का इतिहास पहले से दागदार रहा है और अब जांच में पता चला है कि अंसार जहांगीरपुरी ग्रुप का मुखिया था और उसके तार किसी कट्टरवादी संगठन से जुड़े हो सकते हैं। इसलिए खुफिया एजेंसियां अब अंसार की कुंडली खंगाल रही हैं। जहांगीरपुरी मामले की अब तक की जांच के दौरान एजेंसियों को पता चला है कि जहांगीरपुरी गैंग का मुखिया तो अंसार ही था। अब तक की पूछताछ के दौरान अंसार ने कबूल किया है कि उसने रामनवमी के पहले ही अपने गुर्गों के जरिए हथियार, लाठी, पत्थर इकट्ठे करवा लिए थे। लेकिन वो किसके इशारों पर नाच रहा है, इस बारे में अंसार गोलमोल जवाब दे रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि अंसार के तार किसी कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हो सकते हैं। लिहाजा खुफिया एजेंसियों ने भी अंसार के तार खंगालने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां अंसार से जानना चाहती हैं कि उसकी फंडिंग का सोर्स क्या है, क्योंकि अब तक के बयानों में उसने सट्टेबाजी को अपनी फंडिंग का सोर्स बताया है। लेकिन जांच एजेंसियों को अंसार की बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि जिस ऐशो आराम की जिंदगी अंसार जी रहा था और लोगों को खुलेआम पैसे बांट रहा था, वो सिर्फ सट्टेबाजी से ही संभव नहीं है। तो जहांगीरपुरी की कहानी हमने आपको सुनाई और इसी जहांगीरपुरी को लेकर हमने सवाल पूछा था। सी वोटर का जो सर्वे है उसमें सवाल था कि क्या बुलडोजर कार्रवाई पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। तो हाँ कहने वाले 52% लोग हैं, नहीं कहने वाले 27% और पता नहीं कहने वाले 21%। यानी ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है बुलडोजर कार्रवाई, उस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। रात एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।